एवरीवन, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के आईएमपी कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे पेपर में बहुत आते हैं और इस बार भी इन सभी क्वेश्चन के बोर्ड पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन देखते हैं वो देखते हैं कि 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है मतलब ये है कि हमें इसकी क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए हम देखते हैं कि जो 3825 है इसको किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। सबसे पहले इसमें जो डिवाइड होगा वो किसका होगा, 3 का। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 7 21 और 3 5 15। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा तो हम किससे भाग देते हैं, 5 से। तो यहाँ हम देखते हैं 5 8 40, 5 25। फिर 5 से डिवाइड होगा तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। इसके बाद इसमें जो डिवाइड होगा वो किससे होगा, 17 से। 17 एकम 17। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो 3825 है इसके अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। तो हम देख सकते हैं कि 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं और इसी तरीके से इन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन जो कि अभाज्य गुणनखंड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7429 क्वेश्चन है, 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो हम यहाँ सिर्फ नंबर चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन आपका जो का त्यों है और मेथड सॉल्व करने की भी आपकी जो की त्यों ही रहेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ वो नंबर लिखते हैं 7429। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ना तो हमारा 2 से भाग जाता है, ना ही 3 से जाएगा और ना ही 5 से जाएगा। तो इसमें जो डिवाइड होगा वो किससे होगा, 17 से। तो हम 17 से डिवाइड होगा, फिर इसके बाद इसमें जो भी डिवीज़न होगा, या हम चाहें तो यदि हम ऐसे ना लिखना चाहें, इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो हम सीधे पावर के रूप में भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने नंबर लिखा 7429 बराबर, तो इसमें किससे, सबसे पहले 17 से भाग जाता है तो 17 की पावर 1। इसके बाद इसमें 19 से भाग जाता है तो 19 की पावर 1। फिर 23 से भाग जाता है तो 23 की पावर 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 17 की घात 1, 19 की घात 1 और 23 की घात 1 हो जाते हैं। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको 6, 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 6, 72 और 120 का एलसीएम। तो हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ में जो लिया जाता है वो कॉमन फैक्टर और एलसीएम में जो लिया जाता है वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्या है क्वेश्चन, 6 के बाद है नेक्स्ट हमारा 6, 72 व 120 का एलसीएम व एचसीएफ बताइए। तो सबसे पहले हम इनके क्या करते हैं, फैक्टर्स लिखते हैं। तो जब हम 6 के फैक्टर्स लिखते हैं तो क्या होता है, 2 × 3। इसके बाद हम 72 के फैक्टर लिखते हैं। तो जब हम 72 के फैक्टर लिखते हैं तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये हमारे किसके फैक्टर हो जाते हैं, 72 के। इसके बाद हम 120 के फैक्टर्स लिखते हैं। तो जो 120 के फैक्टर हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो ये हमारे किसके फैक्टर हो जाते हैं, 120 के। अब हम सबसे पहले इनका क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो जब हम इनका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं कि दोनों में जो चीज़ें कॉमन दिख रही हो तो हम देख सकते हैं कि 2 2 2, मतलब एक बार जो 2 है वो सभी में कॉमन है और एक बार जो 3 है वो सभी में कॉमन है। तो जब हम 2 और 3 का गुणा करते हैं तो 6। तो हमारा ये जो 6 है ये आंसर हो जाता है। अब इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 2 जो है वो कितनी बार आया है, मैक्सिमम 3 बार। तो 2 × 2 × 2, तो 2 कितनी बार आ गया, 3 बार।
फिर अब हम देखते हैं 3, तो 3 मैक्सिमम कितनी बार, 2 बार आया है, तो 3 × 3, और 5 जो है वो 1 बार आया है, और इन सब का आपस में गुणा करते हैं, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9 × 5, फिर इन सब का आपस में इंटू करते हैं, तो ये कितना हो जाता है हमारा 360। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना हो जाता है 360, और एचसीएफ जो है वो कितना हो जाता है आपका 360, और एचसीएफ जो है वो कितना हो जाता है 6। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमें ऐसे ही सीक्वेंस में कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमें क्या किया जाता है कि कोई भी जो होते हैं वो शून्य दे दिए जाते हैं, और हमसे कहा जाता है कि आप द्विघात बहुपद बताइए कि इनका जो द्विघात बहुपद क्या है। जैसे हमें शून्यकों का योग दे दिया गया और शून्यकों को क्या दे दिया गया, गुणनफल। तो हम देखते हैं जो कि आपके पेपर में आया है, जैसे हमें शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणनफल है वो 1 दे दिया जाता है, तो कहा जाता है द्विघात बहुपद ज्ञात की। ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में, ये जो सीरीज है इसमें हम आपको आईएमपी क्वेश्चन ही बताने वाले हैं, जो या तो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं या इनके प्रीवियस ईयर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शून्यकों का योग बराबर हमें कितना दिया गया है 4, और शून्यकों का गुणनफल बराबर 1, ये हमें दिया गया है। हमसे कहा गया है कि हमें द्विघात बहुपद बताना है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो कितना होता है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c होता है। तो द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है ax + b। तो हम यहाँ लिखते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c बराबर 0। ये हमारा क्या होता है द्विघात बहुपद, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। जिसकी शून्य क्या है आपके अल्फा और बीटा है। तो हम जानते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है 4। तो ये 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ -4 अपॉन में कितना आ जाएगा 1। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि a और b की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा क्या होता है c/a, जो कि हमें कितना दिया गया है 1। तो जब हम 1 लाते हैं तो इसको क्या कर देंगे 1/1। तो यहाँ से हमें a इक्वल क्या मिल गया है 1, b इक्वल क्या मिल गया है -4 एंड c इक्वल क्या मिल गया है 1। तो हम उस द्विघात बहुपद में जब वैल्यू रखते हैं तो हमें बहुपद क्या मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद क्या हो जाएगा हमारा ax² मीन्स x² - 4x + 1 = 0। ये क्या हो जाता है हमारा द्विघात बहुपद हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब हम इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2023 में आया है, जिसमें हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो योग दिया गया है वो -1 और शून्यकों का जो गुणनफल दिया गया है वो √5 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें शून्यकों का योग जो है वो -1 दिया गया है, शून्यकों का जो गुणनफल है वो √5 दिया गया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि शून्यकों का योग हमें कितना दिया गया है और गुणनफल कितना दिया गया है। शून्यकों का जो योग दिया गया है वो -1, शून्यकों का योग जो है वो -1, गुणनफल जो है वो √5 ये हमें दिया गया है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है ax² + bx + c बराबर 0, जिसके शून्य क्या होते हैं अल्फा बीटा होते हैं, और हमें अल्फा बीटा ही निकालना है, जिसमें हमें अल्फा और बीटा का क्या दिया गया है योग दिया गया है, और प्रश्न में अल्फा और बीटा का क्या दिया गया है गुणनफल दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फा + बीटा क्या होता है योग। तो यहाँ हम देखते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर -1, जो कि होता है -b/, तो माइनस कॉमन लेंगे तो -1 अपॉन -1। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं अल्फा × बीटा। जब हम अल्फा × बीटा निकालते हैं तो वो होता है c/a, जो कि कितना दिया गया है √5। तो ये क्या हो जाएगा √5, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है, उसके अपॉन में हम क्या ले सकते हैं 1। तो क्या हो जाएगा अपॉन में 1। अब हम इसी सीक्वेंस में देखते हैं तो हमें a = b = और c = मिल जाता है। हमें a b c
और की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो हम देखते हैं कि a इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा a बराबर 1, b बराबर -1 हो जाएगा और b बराबर भी यहाँ से 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ से कि c इक्वस टू क्या हो जाएगा हमारा √5। अब हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c। तो हम ax² मीन्स x² प्लस x और प्लस √5 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि का करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि जो है वो पेपर में बहुत आती है, या हम कह सकते हैं कि बिना प्रतिस्थापन विधि के बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत कम ही बार बनता है। बहुत रेयर होता है कि आपके पेपर में प्रतिस्थापन विधि ना आए। तो एक क्वेश्चन जो है वो हम प्रतिस्थापन विधि का देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में एक्चुअल में होता क्या है कि आपको दो इक्वेशन दिए जाते हैं और उन इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यूज बतानी रहती है, x एंड y की। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका मेथड क्या होता है कि जो समीकरण 1 होता है उससे हम किसका मान निकाल लेते हैं, x का। जब हमारा x का मान आ जाता है तो हम उस मान को किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। जब हम समीकरण 2 में रखते हैं तो y जो अननोन नंबर था या जो एक और अननोन अचर रहता है उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है और फिर उसी को हम किस में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो हमें दूसरे चर की वैल्यू मिल जाती है। तो हम प्रतिस्थापन विधि का एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं। हम वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया है आपका। तो जैसे x + y इक्वल क्या दिया है हमें 14 और x - y इक्वल क्या दिया है हमें 4। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2। इस तरीके से हमें दो समीकरण दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2023 में आया है और 2024 में आया है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले हम यहाँ से समीकरण 1 से किसका मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाता है 14 - y, इसको नाम देते हैं समीकरण 3। अब ये जो x का मान आ गया इसको हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम किसका मान रखते हैं, x का। तो समीकरण 2 क्या है हमारा x, तो x की जगह पे क्या रख जाएगा 14 - y = 4। यहाँ से 14 - 2y = 4। तो 2y को इस तरफ लेके चलते हैं और 4 को इस तरफ, तो 14 - 4 = 2y, तो 10 = 2y। तो y बराबर 10/2, तो 1 कम 2 2 पंचे 10, तो y बराबर क्या आ गया यहाँ से हमारा 5। जब हमें y की वैल्यू 5 मिल जाती है तो इस वैल्यू को हम किस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में। जब हम समीकरण में 1 में रख देते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की, y की। तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो हम कहते हैं समीकरण 1 में हमें y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस y का मान 5 आया है बराबर 14, तो x बराबर 14 - 5, तो x बराबर कितना आ गया 7। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। जहाँ हमें x की वैल्यू कितनी मिली है, x बराबर मिला है हमें 9, यहाँ से x बराबर मिला है हमें, यहाँ से 14 - 5 जब होगा तो 9 बचेगा। यहाँ से x 14 - 5, तो यहाँ कितना बचेगा 9, तो x बराबर कितना मिला है 9 और y बराबर कितना मिला है 7। इस तरीके से हमारा y बराबर 5। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं तो हम प्रतिस्थापन विधि का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम अचर जो दिए गए हैं वो एक्स वाई के रूप में ना लिखकर एस टी के रूप में लेते हैं, ताकि आपको कोई भी अचर दे दिया जाए आपको सॉल्व करने में कंफ्यूजन ना हो। तो इसी का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रतिस्थापन का। तो हमें s
माइनस टी बराबर 3, ये पहले समीकरण में दिया गया है। और दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है वो s/3 प्लस t/2 इक्वल कितना दिया गया है 6। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को, जैसे हमारा समीकरण फर्स्ट है मतलब जो अपॉन के रूप में गया है, इसको अलग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल 6। तो 2s प्लस 3t इक्वल 36। अब इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है वो क्या हो जाता है 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, समीकरण 1 से s की वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ से s इक्वल क्या हो जाएगा t प्लस 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखते हैं, इक्वेशन सेकेंड में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2s की वैल्यू t प्लस 3 इक्वल 3 प्लस में 3t इक्वल 36। तो यहाँ से इंटू करते हैं तो 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल 36। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5t इक्वल 30। तो t इक्वल टू 30/5। तो यहाँ से t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। यहाँ से अब हमें t की वैल्यू मिल जाती है तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में s की वैल्यू रख देते हैं। तो आगे लिखते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से।